प्यारे छात्रों, नागरिक शास्त्र विषय में अध्याय लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, यह अध्याय आपका चल रहा था। कल कुछ मैंने आपको जो है फोटोकॉपी भेजी थी कुछ प्रश्नों की। आज उन प्रश्नों के बारे में वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे आप लोगों से। प्रश्न है भाई, भारत की दलीय प्रणाली पर आपातकाल का किस तरह असर हुआ। भारत के जो दल थे, प्रमुख दल थे, वो जो दलीय प्रणाली थी उस पर आपातकाल का इमरजेंसी जो लगाई गई थी 25 जून 1975 को, उसका क्या असर हुआ, और अपने उत्तर की पुष्टि में उदाहरण भी दें भाई। आपातकाल का उत्तर देख लेंगे इसका। आपातकाल का भारतीय दलीय व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा क्योंकि अधिकांश विरोधी दलों को किसी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों की इजाज़त नहीं थी। आज़ादी के समय से लेकर सन 1975 तक भारत में वैसे भी कांग्रेस पार्टी का प्रभुत्व रहा भाई, तथा संगठित विरोधी दल उभर नहीं पाया। वहीं आपातकाल के दौरान विरोधी दलों की स्थिति और भी खराब हुई। आपातकाल के बाद सरकार ने जनवरी 1977 में चुनाव कराने का फैसला किया। सभी बड़े विपक्षी दलों ने मिलकर एक नई पार्टी, जिसका नाम था जनता पार्टी, उसका गठन किया भाई, और जनता पार्टी का गठन कर चुनाव लड़ा और सफलता भी प्राप्त की भाई। और जब सफलता मिली तो सरकार भी बनाई उन्होंने। इस प्रकार कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि राष्ट्रीय स्तर पर भारत की राजनीतिक प्रणाली द्विदलीय हो जाएगी, यानी दो दल। अब तक एक ही दल का वर्चस्व था 77 से पहले, 77 में दूसरी पार्टी जीत के आई तो द्विदलीय प्रणाली हो गई। लेकिन 18 माह में ही जनता पार्टी का यह कुनबा बिखर गया और पुनः दलीय प्रणाली उसी रूप में आ गई जो पहले से चली आ रही थी। अब हम देखते हैं गरीब जनता पर सचमुच भारी मुसीबत आई होगी। आखिर गरीबी हटाओ के वादे का क्या हुआ। इंदिरा गांधी ने जो है गरीबी हटाओ, कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, और गरीब जनता पर सचमुच भारी मुसीबत आई होगी। इस विषय में हम चर्चा करेंगे। श्रीमती गांधी ने सन 1971 के आम चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया था, लेकिन इस नारे के बावजूद भी सन 1971 से 72 के बाद के वर्षों में देश की सामाजिक आर्थिक दशा में सुधार नहीं हुआ और यह नारा खोखला साबित हुआ। इसी अवधि में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कई गुना बढ़ोतरी हुई। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतें तेजी से बढ़ी और सन 1973 में चीज़ों की कीमतों में 23% और सन 1974 में 30% की बढ़ोतरी हुई भाई। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी कठिनाई हुई। बांग्लादेश के संकट से भी भारत की अर्थव्यवस्था पर भारी बोझ पड़ा था। परिणाम स्वरूप गरीबी हटाओ कार्यक्रम के लिए दिए जाने वाले अनुदान में कटौती कर दी गई और यह नारा पूर्णतः सफल साबित नहीं हो पाया। अब हम देखते हैं, क्या राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सिफारिश के बगैर आपातकाल की घोषणा करनी चाहिए थी। और ये आपको ये बात कितनी अजीब लग रही है, जबकि अमूमन ये होता है कि मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा लागू करने के लिए सिफारिश करता है, तभी राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352, 356 और 360 में राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों का उल्लेख किया गया है भाई। भारत में 1975 में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा की गई, जिसमें मंत्रिमंडल से सलाह करके आपातकालीन स्थिति की घोषणा का प्रावधान है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बिना मंत्रिमंडल की सलाह के राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने की सलाह दी थी।
मंत्रिमंडल की बैठक बाद में हुई, आपातकाल की घोषणा पहले हो गई। इस प्रकार तत्कालीन परिस्थितियों में चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि देश में आपातकाल लागू करना है तो राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल से पूरी तरह विचार विमर्श करके तमाम हालातों को दृष्टिगत रखते हुए इसकी घोषणा करनी चाहिए थी भाई। वर्तमान में आपातकाल के प्रावधानों में सुधार कर लिया गया है। अब आंतरिक आपातकाल सिर्फ सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही लगाया जा सकता है। इसके लिए भी आपातकाल की घोषणा की सलाह मंत्रिपरिषद को राष्ट्रपति को लिखित में देनी होगी, यानी मंत्रिपरिषद लिखित में राष्ट्रपति को अपनी सलाह देगा आपातकाल लगाने के लिए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अरे सर्वोच्च न्यायालय ने भी साथ छोड़ दिया, उन दिनों सबको क्या हो गया था? सर्वोच्च न्यायालय ने भी साथ छोड़ दिया था भाई। आपातकाल के दौरान नागरिकों को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगा दिए गए तथा मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। नागरिकों के पास अब यह अधिकार नहीं था कि वे अदालत का दरवाजा खटखटा सके। सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया भाई। लोगों को केवल अपराध की आशंका के कारण गिरफ्तार किया गया। अपराध नहीं करा था उन्होंने, अपराध किया इसलिए नहीं उनको गिरफ्तार किया गया, बल्कि अपराध की आशंका के आधार पर जो है उनको गिरफ्तार किया गया। सरकार ने आपातकाल के दौरान निवारक नजरबंदी अधिनियमों का प्रयोग करके बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की। जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी को चुनौती भी नहीं दे सकते थे। गिरफ्तार लोग अथवा उनके पक्ष से किन्हीं और ने उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि लोगों की गिरफ्तारी का कारण बताना कतई आवश्यक नहीं है। बहुत से उच्च न्यायालयों ने फैसला किया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई ऐसी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। सन 1976 में अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने उच्च न्यायालयों के फैसले को उलट दिया और सरकार की दलील मान ली। इसका मतलब यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिकों के जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। इस फैसले को सर्वोच्च न्यायालय के सर्वाधिक विवादास्पद फैसलों में से एक माना गया। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए, अर्थात सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनता का साथ छोड़ दिया। तो ये इस तरीके से आपातकाल के दौरान जो है सर्वोच्च न्यायालय ने भी जनता का साथ छोड़ दिया था, अपने दरवाजे बंद कर दिए गए थे। अब देखते हैं, अगर उत्तर और दक्षिण के राज्यों में मतदाताओं ने इतने अलग ढर्रे पर मतदान किया तो हम कैसे कहें कि 1977 के चुनाव का जनादेश क्या था? सन 1977 के चुनाव में आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस लोकसभा का चुनाव हारी भाई। कांग्रेस को लोकसभा की मात्र 154 सीटें मिली। 3 से 35% से भी कम वोट प्राप्त हुए। जनता पार्टी और उसके साथी दलों को 330 सीटें प्राप्त हुई। लेकिन तत्कालीन चुनावी नतीजों पर प्रकाश अगर हम डालें तो यह एहसास होता है कि कांग्रेस देश में हर जगह चुनाव नहीं हारी थी। महाराष्ट्र, गुजरात और उड़ीसा में उसने कई सीटों पर अपना कब्जा बरकरार रखा था और दक्षिण भारत के राज्यों में तो उसकी स्थिति काफ़ी मजबूत थी और आज भी है भाई ये। लेकिन इन चुनावों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उत्तर भारत में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की प्रकृति में दूरगामी बदलाव आए। उत्तर भारत के मध्य वर्ग का जनादेश कांग्रेस के हाथ से दूर जाने लगा और मध्यम वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इससे आ जुड़े थे। तो ये इस तरीके से उस समय जो है राजनीतिक हालात थे भाई।
1975, 1976, 1977 हैं। इसके बाद 1980 में फिर मध्यावधि चुनाव हुए जब ये सरकार विफल हो गई थी। तो ये बहुत सारे सवाल थे जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई परीक्षा की दृष्टि से भी वैसे भी। तो सभी छात्र इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। धन्यवाद।